हम तो इस वास्ते चुप थे कि तमाशा ना बने, और तू समझता था कि हमें तुझसे गिला कुछ भी नहीं। और फिर तमाशा बन गया, क्योंकि जो एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला था इंडिया की तरफ से वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऑल्दो पाकिस्तान ने हर तरीके से कोऑर्डिनेट किया, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेट किया, बारहा कहा गया कि हम लोग जो है अमन चाहते हैं, साउथ एशिया का जो पीस है हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन शायद इंडिया थप्पड़ खाने के लिए तैयार था, और फिर वो थप्पड़ जो है इंडिया को रसीद कर दिया गया। आज सुबह फजर के वक्त पाकिस्तान आर्मी अपना ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करती है, जिसका नाम था ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। और इस ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है ठीक फजर के वक्त, और इसको भी तब लॉन्च किया जाता है जब आपकी एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला जो था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपका एग्रेशन कम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने नूर खान एयर बेस के ऊपर अटैक किया, उसके बाद आपने मुरीद एयर बेस के ऊपर अटैक किया, उसके बाद आपने शोरकोट एयर बेस के ऊपर अटैक किया, उससे 2-3 दिन पहले आपने एयर स्ट्राइक्स की जिसमें आपने 31 सिविलियंस को जो है असैसिनेट किया, उनका आपने कत्ल किया। लेकिन पाकिस्तान ने सब्र से काम लिया, और पाकिस्तान ने उस टाइम DGISPR ने जब कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने वाज़े कहा कि पाकिस्तान ने अभी तक रिटेलिएट नहीं किया, और जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरा इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया को पता लगेगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से रिटेलिएट किया। और वही हुआ, फजर के वक्त ना सिर्फ रिटेलिएट किया बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उसको कवरेज दी गई, और उस टाइम जो है दिखाया गया कि पाकिस्तान अब रिटेलिएट करने लगा है, क्योंकि आपने 3 जो एयर बेसेस थी उनके ऊपर जो है मिसाइल दागे थे। और फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, अपना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो अनाउंस किया। बुनियानुल मरसूस का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। बुनियानुल मरसूस बेसिकली एक कुरानिक वर्स है, और उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेनिट्रेबल, यानी कि मोमिनों के लिए ये मैसेज है कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग रहना है। जब उनके ऊपर जंग मुसल्लत की जाए तो फिर उन्होंने सब्र से उसका मुकाबला भी करना है। ऑल्दो उन्होंने जंग के लिए तैयार तो रहना है, लेकिन ख़ुद किसी के ऊपर जंग मुसल्लत नहीं करनी। लेकिन अब आपने क्योंकि ये जंग मुसल्लत की, आपका क्योंकि जो एग्रेशन था वो ठंडा नहीं हो रहा था, इस वजह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की रिटेलिएशन की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान टारगेटेड 7 साइट्स इन इंडिया, जिसमें कुछ मेजर जो साइट्स हैं उनका मैं ज़िक्र कर देता हूं आपके सामने। जिसमें उधमपुर एयर बेस जो है वहां पे हमला किया जाता है, पठानकोट एयर बेस के ऊपर हमला किया जाता है, और फिर उसके अलावा स्ट्राइक किया जाता है जो ब्रह्मस साइट है उनकी वहाँ पर। इसी के साथ साथ जो राजस्थान एयर बेस है वहाँ पर स्ट्राइक किया जाता है, और यही नहीं गुजरात एयर बेस जो है यहाँ भी स्ट्राइक की जाती है, और जो उधमपुर एयर बेस है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिर्फ वो एयर बेस नहीं डिस्ट्रॉय होती, बल्कि इसी के साथ साथ कुछ साइबर अटैक्स, साइबर ऑफेंसिव भी पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए। साइबर ऑफेंसिव की बात करूं तो इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेटेड किस्म का साइबर अटैक किया कि बीजेपी पार्टी की जो वेबसाइट है वहीं हैक हो गई। इसी के साथ साथ जो मेजर उनकी जो एयरफोर्स है उनकी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स थी वो लीक हो गई। इसी के साथ साथ 2500 जो उनके कैमराज हैं उनका सिस्टम आपने डिस्टर्ब कर दिया। इतना कोऑर्डिनेटेड किस्म का मुंह तोड़ रिस्पॉन्स किया पाकिस्तान ने कि शायद अब उनका एग्रेशन जो है वो ठंडा हो जाएगा। और सोशल मीडिया के थ्रू, ऑल्दो मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू तो नहीं, बट सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं इंडिया की तरफ से और इंडियन फोर्सेस की तरफ से कि दे वांट डी एस्केलेशन। और अब शायद आपको डी एस्केलेशन चाहिए भी होगी, क्योंकि जब आप हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे तब आपको डी एस्केलेशन नहीं चाहिए थी, तब आपको ऑल्दो एस्केलेशन चाहिए थी। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ जो हमारे इंडिजिनस मिसाइल थे यानी कि फतेह 1 वो भी इस्तेमाल किया गया इस अटैक में। ये जो अटैक हम लोगों ने पाकिस्तान ने बेसिकली जो रिटेलिएट किया। अच्छा, इतना बेहतरीन किस्म की रिटेलिएशन हुई कि इंडिया ने S-400 सिस्टम जो है वो ज़ाहिर रशिया से ख़रीदा था, एक डिफेंस सिस्टम है, और S-400 सिस्टम भी हमने तबाह कर दिया।
और S-400 सिस्टम की कुछ खसूसियात हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि 1.5 बिलियन US$ का लॉस हुआ है। ये आपने सिस्टम लिया था, डिफेंस सिस्टम, जिसने आपका डिफेंस करना था। पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर के जो हाइपरसोनिक मिज़िल्स थे, उनके थ्रू इंडिया का जो S-400 सिस्टम था वो भी तबाह कर दिया। जी हाँ, ये मैं आपको हाल सुना रहा हूँ पाकिस्तान की रिटेलिएशन का। जैसे कहा गया था, पूरी दुनिया को पता लगेगा कि किस तरीके से हमने रिटेलिएट किया। और वो जो 400 किलोमीटर अवे से अगर कोई आपको बड़े दूर से 400 किलोमीटर दूर से अगर कोई ड्रोन मिज़ाइल आएगा या क्रूज़ मिज़ाइल आएगा या इवन बैलिस्टिक मिज़ाइल आएगा तो उसको काउंटर कर लेगा S-400 सिस्टम। इस तरह की स्पेसिफिकेशन थी उसकी। दोबारा से आपको बताता चलूँ, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो क्रूज़ मिज़ाइल हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिज़ाइल हो, 400 किलोमीटर दूर से ये डिटेक्ट कर सकता था S-400 सिस्टम। लेकिन अफसोस कि वो डिटेक्ट ना कर सका और तकरीबन एक टाइम में 80 अहदाफ जो हैं उनको ट्रैक कर सकता था ये S-400 सिस्टम। और तकरीबन एक टाइम में 36 अटैक कर सकता था ये S-400 सिस्टम। और इस S-400 सिस्टम को पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने तबाह बर्बाद कर दिया है और 1.5 बिलियन US$ का जो है लॉस हो चुका है। एक तरफ तो पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के जवान रिटेलिएट कर रहे थे और दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने NCA की मीटिंग कॉल कर ली। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये NCA क्या है? NCA है जनाब नेशनल कमांड अथॉरिटी और ये डील करती है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। जो न्यूक्लियर वेपन्स का कमांड एंड कंट्रोल है और जो ऑपरेशनल सिस्टम है ये उनके साथ डील करती है। सो अब मेरे ख्याल से उनको भी कपड़ा जो है वो लगा दिया गया है और न्यूक्लियर वेपन्स आर रेडी, इट सीम्स, इट फील्स। और यही वजह है कि शायद ये जो NCA की मीटिंग थी, इट इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज टू इंडिया कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये भी इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तान कोई यूक्रेन नहीं है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स अपने डिसमेंटल कर दिए हैं, और आप कोई रशिया नहीं हो जो आके आप अटैक कर लोगे। और उस रशिया का भी हशर आपने देख ही लिया है कि पिछले 3.5 सालों से वो यूक्रेन से कोई जीत नहीं सका है। और ना ही पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जहाँ पे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, जिसकी कोई मिलिट्री इतनी अच्छी नहीं है। ये कोई मिडल ईस्ट की कोई ऐसी तबाह बर्बाद किस्म की भी रियासत नहीं है जिसके ऊपर आपने हमला किया और आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। आपको जवाब दिया जाएगा और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। सो इस वजह से NCA की मीटिंग जो है वो भी कॉल कर ली गई है, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के साथ प्राइमरीली डील करता है। दूसरी तरफ अब डी एस्केलेशन के लिए कॉल्स बढ़ गई हैं। जब इंडिया अटैक कर रहा था तो तब तो इतनी जो है कॉल्स नहीं आ रही थी डी एस्केलेशन की, लेकिन आजकल जो सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद थे और पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे मुलाकात की जाती है और कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है डी एस्केलेशन की तरफ जाए। ना सिर्फ सऊदी मिनिस्टर की तरफ से ये डिमांड आती है क्योंकि पाकिस्तान ने मीटिंग की और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि भाई हम लोग तो डी एस्केलेशन ही चाहते थे, हम लोग तो चाहते थे कि हमारे ऊपर अटैक ना किया जाए, लेकिन क्योंकि आपने UN चार्टर जो 51 आर्टिकल है UN चार्टर का, उसकी वायलेशन की है आपने, तो जाहिर है अब आपको जवाब जो है वो मिलेगा। और पाकिस्तान जवाब उस हिसाब से दे रहा है, अपनी सोवरेनिटी को पाकिस्तान प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसी के साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो G7 कंट्रीज़ हैं जनाब, जो मेजर कंट्रीज़ हैं, जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US, UK, दे डिमांडेड डी एस्केलेशन। अब क्योंकि पाकिस्तान का जवाब बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का गया है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब ज़रा आइडिया हुआ है कि कितना संगीन किस्म का इशू है। सो ये पाकिस्तान की रिटेलिएशन की दास्तान थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।